नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नॉर्दर्न इंडिया एज ऑफ द थ्री एम्पायर्स 800 से 1000 एडी या फिर कह लीजिए सीई कॉमन एरा, चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ मिडियल इंडिया, सतीश चंद्रा। वैसे तो यहाँ पे रेफरेंस सतीश चंद्रा किताब है, बट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से और आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मीडियल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप मीडियल हिस्ट्री भी सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इस सीरीज को बस एक कहानी की तरह सुनते चलें। यहाँ पे एज ऑफ द थ्री एम्पायर्स में बेसिकली बात होगी पालास की, प्रतिहारास की, राष्ट्रकूटास की। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली पालास की बात करूंगा और ये जो एक तरीके की लड़ाई चली थी पालास के बीच में, प्रतिहारास के बीच में, राष्ट्रकूटास के बीच में, इसका एक बहुत बेसिक इन्फो मैं आपको दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हल्के फुल्के बेसिक इन्फो से। देखिए, हर्षा का जो अंपायर था, हर्षा की बात कर रहा हूं मैं, हर्षवर्धन के अंपायर की बात कर रहा हूं। ये आपको हर्षवर्धन के अंपायर का नक्शा नजर आ रहा है। ही वॉज एक्टिव इन द टाइम डोमेन ऑफ 606 CE to 647 CE, मतलब कॉमन एरा, मतलब इसको आप 606 से 647 AD भी बोल सकते हो। एंनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लगभग 41 साल तक हर्षा का राज चला है और ये जितना आपको शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये सब हर्षा के डोमेन के अंदर था। तो आप समझ सकते हो कि हर्षा का अंपायर बहुत बड़ा था। बहुत सारे, आप कह सकते हो कि बहुत, एक पूरी की पूरी गंगा वैली ही हर्षा के कंट्रोल के अंदर थी। जब हर्षा के अंपायर का डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य नॉर्थ इंडिया में उठ के खड़े होने लगे, डेक्कन में उठ के खड़े होने लगे, साउथ इंडिया में उठ के खड़े होने लगे। ऑब्वियस सी बात है, हर्षा का राज साउथ इंडिया में नहीं था। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था जिसने हर्षा के साउथ इंडिया के एक्सपेंशन को चेक कर दिया था, हर्षा को साउथ इंडिया में नहीं घुसने दिया। अगर आप बता सकते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा रूलर था जिसने हर्षा की साउदर्न मार्च को रोक दिया था। हालांकि उसके बारे में आगे बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, काफी आगे आएगा वो। लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, बिना कुछ सर्च मारे। नहीं पता है कोई बात नहीं। अब देखिए, एक गुप्ता डायनेस्टी देख लो, एक हर्षा एम्पायर देख लो। ये दो ऐसे रूलर्स रहे हैं जो पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया और पूरे के पूरे गंगा वैली को अपने कंट्रोल में लेके आए। प्रेजेंट डे नॉर्थ इंडिया से मत देखिए, बट एंटायरली नॉर्थ इंडिया में जो गंगा वैली, उसके आसपास की पॉपुलेशन, उसके आसपास के सारे रिसोर्सेस, अगर किसी दो एम्पायर्स के अंदर पूरे पूरे गए हैं तो वो एक हर्षवर्धन का अंपायर है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और एक गुप्ता अंपायर है। गुप्ता की अंपायर की बात करो तो ये पूरा शेडेड एक न एक समय पे गुप्ता अंपायर के अंदर रहा है, पूरा शेडेड इलाका। हालांकि कुछ समय के अंदर थोड़ा कम रहा है, कुछ समय के अंदर थोड़ा ज्यादा रहा है। गुप्ता अंपायर अपने आप में एक बहुत लंबे समय तक रहा है। तो कोई एक टाइम फ्रेम या कोई एक एरिया आप गुप्ता अंपायर को एलोकेट नहीं कर सकते। इवन अगर आप हर्षवर्धन के अंपायर की बात करो तो हर्षवर्धन ने भी इन अंपायर्स को धीरे धीरे जीता है। ऐसा नहीं कि इकट्ठे उसको, जैसे वो गद्दी पे बैठा पूरा का पूरा उसको मिल गया। तो काफी लड़ लड़ के, काफी खून बहा के ये लोग जीतते थे। बट फिर भी गुप्ता अंपायर और हर्षा अंपायर, ये दो ऐसे अंपायर्स रहे जिन्होंने पूरी की पूरी गंगा वैली को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। लेकिन इनके बाद गंगा वैली को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले पाना किसी और के बस की बात नहीं रही। इनफैक्ट अगर आप हर्षवर्धन की बात करो तो पूरा का पूरा जो गुजरात का इलाका है, ये भी हर्षा के अंदर चला गया था और कहीं ना कहीं ये गुप्ता रूलर्स के अंदर भी रहा है। यहाँ पे मालवा और राजस्थान के आसपास के इलाके, यहाँ पे आपको मालवा नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको राजस्थान नजर आएगा। मालवा और राजस्थान के आसपास का जो इलाका है ना, ये आप कह सकते हो गंगा वैली और गुजरात के बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको गुजरात नजर आ रहा है, ये पूरी पूरी गंगा वैली नजर आ रही है। तो ये मालवा और राजस्थान, ये दो इलाके इन दोनों के बीच में पड़ते हैं। तो ये वाइटल लेस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर कब्जा करना भी जरूरी था, जो कि कहीं ना कहीं हर्षवर्धन और गुप्ता रूलर्स कर पाए, बट बाकी रूलर्स नहीं कर पाए। और इसके चलते हर्षा और गुप्ता अंपायर के बाद नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे पैरेलली राज रहे। उसी प्रकार से अगर आप साउथ इंडिया में बात करो तो साउथ इंडिया में जो चोलास थे वो कृष्ण, गोदावरी और कावेरी डेल्टा को अपने अंदर कंट्रोल में लेके आ पाए। और चूंकि इन नदियों के डेल्टा, रिच फर्टाइल डेल्टा और नदियों के डेल्टा में और इनके बेसिन में जो सिटीज थी वो चोला अंपायर्स के कंट्रोल के अंदर में थी, इसलिए साउथ इंडिया में चोला बहुत लंबे समय तक राज में रहे। हालांकि और भी अंपायर थे जैसे पंड्या अंपायर, चेरा अंपायर, चोल अंपायर, ठीक है, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो आप देखो, हर्षा के बाद बहुत बड़े बड़े स्टेट्स नॉर्थ इंडिया में आना शुरू हुए। नॉर्थ इंडिया में डेक्कन में 750 एडी से लेके 1000 एडी के बीच में। तो लार्ज स्टेट्स अरोज इन नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन बिटवीन 750 एडी टू 1000 एडी। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। जितने वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, आगे बात करते हैं कि देखिए, जो भी नॉर्थ इंडिया में बड़े बड़े अंपायर उठ के आए हैं, इसमें कौन कौन से नाम है मेन।
एक तो है पाला अंपायर। पाला अंपायर के डोमेन्स को अगर आपको यहाँ पे देखना है तो वॉयलेट रंग देखिए, ये जो आपको यहाँ पे वॉयलेट रंग नजर आ रहा है ये पाला अंपायर का डोमेन रहा है। ठीक है, ये ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करता था अप टिल मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी। फिर बात करो आप प्रतिहारा अंपायर की, ये वेस्टर्न इंडिया और अपर गंगेटिक वैली को डोमिनेट करता था। तो गुर्जर प्रतिहारा, ये जो ग्रीन रंग का इलाका आपको यहाँ नजर आ रहा है गुर्जर प्रतिहारा से, ये मिडिल ऑफ द 10th सेंचुरी तक यहाँ पे इस इलाके में डोमिनेट करता था। ऑब्वियसली बात है पाला के ऊपर जो पूरा इलाका दिखा रखा है और गुर्जर प्रतिहारा के अंदर पूरा इलाका दिखा रखा है। ऐसा नहीं कि इतने बड़े पूरे इलाके से शुरू हुए और इतना इनका मेंटेन रहा, कभी कम कभी ज्यादा आपस में लड़ते रहे। आप देखो गुर्जर प्रतिहारा और पाला का जो इलाका है वो ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये जो ओवरलैप करने वाला इलाका है ये वाला इलाका, इसमें किसी समय पे गुर्जर प्रतिहारा से कंट्रोल रहा और किसी समय पे पाला से कंट्रोल रहा। ठीक है भाई, ये जो छोटा सा इलाका मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये वो इलाका जिसपे कभी कभी राष्ट्रकूटास का भी कंट्रोल रहा। राष्ट्रकूटास की बात की जाए तो राष्ट्रकूटास मेनली डेक्कन में डोमिनेट करते थे और कभी कभी उनके पास नॉर्थ इंडिया में भी टेरिटरी थी और साउथ इंडिया में भी। डेक्कन का रीजन ये है, तो इस रीजन को आप एग्जैक्टली डेक्कन कह सकते हो, उसको एग्जैक्टली साउथ इंडिया नहीं कह सकते, इसके नीचे चले जाओगे तो साउथ इंडिया आ जाएगा। तो डेक्कन और साउथ इंडिया में ज्यादातर राष्ट्रकूटास का राज रहा है, थोड़ा बहुत ही नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहारास और आपके पाला के डोमेन में भी कुछ है। अभी आप देखो तो गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में बहुत सारा इलाका ओवरलैप कर रहा है। तो इस बड़े इलाके में जो कि मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, एक समय पे कभी गुर्जर प्रतिहारास का कंट्रोल रहा होगा, कभी राष्ट्रकूटास का कंट्रोल रहा होगा, डिपेंड करता है कि कौन सा राजा उस समय पे लड़के जीत गया। अब ये जो तीन अंपायर्स हैं गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास, ये भाई अक्सर कर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। इसका सीधा सीधा प्रूफ आपको इस फोटो से पता ही चल रहा है, इनके इलाके एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो चूंकि इनके इलाके एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में लैंड को लेके फाइट होता ही रहता होगा। लेकिन उसके बावजूद जहां जहां पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे वो गुर्जर प्रतिहारास को, चाहे राष्ट्रकूटास को, चाहे पालास को, उन जगहों पे जो कंडीशन ऑफ लाइफ थी ये उन्होंने सुधारी थी। एग्रीकल्चर के साधन सुधारे थे, पॉन्ड्स और कैनाल्स को बनाया था, आर्ट्स और आर्किटेक्चर को इन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोट किया, टेम्पल्स बनवाए। आप देखो कि मतलब जहां जहां पे इन्होंने अपना राज स्थापित किया, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया इन्होंने। तो भले ही ये लोग इलाकों के लिए आपस में लड़ रहे थे, बट कहीं ना कहीं इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था। अगर इन तीनों अंपायर्स की आप बात करो तो सबसे लंबे समय तक टिका राष्ट्रकूटा अंपायर। और आप बोलो कि राष्ट्रकूटा अंपायर, पहली बात तो इस अंपायर की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक थी। ये राष्ट्रकूटा अंपायर नॉर्थ इंडिया तक पहुंच रहा था और एक्सट्रीम साउथ इंडिया तक पहुंच रहा था, तो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कनेक्ट कर रहा था। और बहुत लंबे समय तक ये बहुत ताकतवर भी रहा है राष्ट्रकूटा अंपायर। इकोनॉमिक मैटर्स में भी ताकतवर रहा है, कल्चरल मैटर्स में भी इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट। पाला डायनेस्टी की बात की जाए तो मेनली इनका जो एरिया इन्फ्लुएंस रहा है वो रहा है बिहार और प्रेजेंट डे बंगाल। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये यहाँ पे राज कर रहे थे। इनके जो फाउंडर थे वो थे गोपाल, ये एक लोकल चीफटेन थे, मिड 8th सेंचुरी में पावर में उठे। ये मिड 8th सेंचुरी एनार्की का समय था। इनके बाद आए धर्मपाल और धर्मपाल ने एम्पायर को एक्सपेंड किया, कन्नौज के ऊपर कब्जा किया। इन सब चीजों को देखते हैं सबसे पहले गोपाल के बाद धर्मपाल जिसका रेन था 770 से 810 एडी, और धर्मपाल के बाद देवपाल जिसका रेन था 810 से 850 एडी। और देवपाल के बाद की जो डायनेस्टी थी वो थोड़ा नीचे की तरफ जाने लगी। ओके, तो आप देखो कि हर्षा की मृत्यु के बाद काफी पॉलिटिकल कंफ्यूजन हुआ। बहुत सारे छोटे छोटे अंपायर्स उठ के आ रहे थे, वो आपस में रूलरशिप के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। कुछ समय के लिए क्या हुआ कि ललितादित्य नाम का एक रूलर जो कि कश्मीर का राजा था, उसने पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया और बहुत छोटे समय के लिए इसके पास कन्नौज भी रहा। अभी कन्नौज एक ऐसी सिटी थी जो हर्षा के समय पे काफी बड़ी सिटी बन चुकी थी, काफी रिच सिटी माना जाता था कन्नौज को। आज की डेट में यूपी में जो कन्नौज है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस काफी रहा है। हर्षा के समय से कन्नौज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसा बोला जाता था कि जिसके ऊपर कन्नौज का कब्जा है उसके ऊपर पूरे नॉर्थ इंडिया का कब्जा है। अब ये बात हर्षा के रेन के समय पे तो सही थी, बट कन्नौज के आसपास का इलाका पैसों के टर्म्स में काफी इंपॉर्टेंट था, तो अलग अलग रूलर्स उसके ऊपर कब्जा करने के चक्कर में रहते थे। तो कुछ समय के लिए ललितादित्य का कब्जा भी आ गया था इस कन्नौज की जगह पे। उसके बाद देखोगे कि दिल्ली का कंट्रोल आ जाएगा। कुल मिला के कन्नौज के ऊपर अगर आपका कब्जा है मतलब कि आपके पास गंगेटिक वैली के रिच रिसोर्सेज का कब्जा है। तो ललितादित्य के पास कमजोर रहा कुछ समय के लिए, और ललितादित्य ने अपनी पावर को और एक्सपेंड करने की कोशिश किया। तो इसने बंगाल में गौड़ डायनेस्टी पे कहीं ना कहीं अटैक कर दिया, उसके राजा को मार दिया,
तो आप देखो यहाँ पे कि कुछ समय के लिए ललितादित्य बढ़ा, लेकिन ललितादित्य की पावर को चेक करेंगे दो डायनेस्टीज, एक पाला डायनेस्टी और एक गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। क्योंकि हर्षा के पतन के बाद गुर्जर प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूटा, ये तीन डायनेस्टी प्रोमिनेंटली उठी, जिसमें पालास की बात अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये डायनेस्टीज आपस में भी लड़ेंगी, तो पाला और प्रतिहारा अक्सर कर आपस में लड़ेंगे एक दूसरे के उपात पर। बनारस और साउथ बिहार का इलाका कब्जाने के चक्कर में थी ये दोनों। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो साउथ बिहार है, ये बिहार का जो इलाका है यहाँ पे, इसके ऊपर, इधर जो बिहार का इलाका है, इसके ऊपर कब्जा करने के चक्कर में दोनों रहेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के इलाकों के ऊपर कब्जा करने के चक्कर में रहेंगे, आपस में लड़ेंगे। यहाँ पे काफी रिच रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है भाई। तो जो गुर्जर प्रतिहारास है, इनके डेक्कन को लेके राष्ट्रकूटास के साथ भी काफी लड़ाई हो रही थी। पाला डायनेस्टी को फाउंडर किसने किया? तो अभी मैंने आपको बताया, गोपाल नाम का एक रूलर था 750 एडी में, उसने पाला डायनेस्टी की स्थापना की। क्योंकि ये जो इलाका था बिहार और बंगाल का, काफी एनार्की थी, काफी सारी ट्राइब्स आपस में एक दूसरे को लड़ने मारने पे उतारू थी। तो कोई ना कोई एक राजा चाहिए था जो कि सबको ऑर्डर में लेके आ सके, जो कि कहीं ना कहीं सबको कंट्रोल कर सके। ठीक है भाई। तो गोपाल के पिताजी एक सोल्जर थे, किसी बहुत रॉयल फैमिली से गोपाल बिलोंग नहीं करता था, बट इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी सारी थी। तो कहीं ना कहीं ये उस समय पे राजा बना और उसने पूरे के पूरे बंगाल को अपने कंट्रोल के अंदर लेके आया, और ये मगध मतलब प्रेजेंट डे बिहार को भी अपने अंदर कंट्रोल लेके आया। तो भाई कहीं ना कहीं इस गोपाल के अंदर काबिलियत थी, बट जब इस गोपाल के बाद इसका बेटा बैठेगा धर्मपाल, तो उसके अंदर भी काबिलियत होगी। धर्मपाल का राज होगा 770 से लेके 810 एडी तक। तो बाप काबिल था तो बेटा उससे ज्यादा काबिल था। और ये जो धर्मपाल का रेन था 40 साल का, इस समय पे गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास ये आपस में एक दूसरे के साथ काफी लड़ रहे थे नॉर्थ इंडिया के कंट्रोल के लिए, और खासकर जो सिटी है ना कन्नौज की, इसको कंट्रोल के लिए। ये जो प्रतिहारा रूलर था उस समय पे, वो गौड़ डायनेस्टी बंगाल के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देगा। लेकिन उसी समय पे प्रतिहारा राष्ट्रकूटा से लड़ रहे थे, तो राष्ट्रकूटा रूलर प्रतिहारा को हरा देगा। उस समय पे राष्ट्रकूटा रूलर था ध्रुव। अब चूंकि इस राष्ट्रकूटा का डोमेन पूरे आप कह सकते हो डेक्कन के इलाके में था, तो उसको डेक्कन के इलाके में देखने दे, तो वापस चला जाएगा। जब डेक्कन के वापस चला जाएगा तो मैदान खाली बैठ जाएगा। तो राष्ट्रकूटा के वापस जाने के बाद फिर धर्मपाला यहाँ पे अटैक करके कन्नौज पे कब्जा कर लेगा। और जब धर्मपाला ने कन्नौज के ऊपर कब्जा किया, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से उसने कन्नौज के ऊपर कब्जा किया, और कहीं ना कहीं अपने कब्जे को पंजाब और ईस्टर्न राजस्थान तक पहुंचाया। कहीं ना कहीं पंजाब और ईस्टर्न राजस्थान में जो लोकल लेवल पे रूलर्स हुआ करते थे ना, वो कहीं ना कहीं धर्मपाला की बात मानने लगे। ठीक है ना। इवन मालवा, बेरार, ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब, इन सब के रूलर्स कहीं ना कहीं धर्मपाला के कोर्ट में जाके अपनी अटेंडेंस देने लगे, और उन्होंने धर्मपाला की सुजरैनिटी को मान लिया। क्योंकि इलाका बहुत ज्यादा एनार्की थी, गुर्जर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास आपस में लड़ रहे थे। तो जो लोकल लेवल के लीडर्स थे वो चाहते थे कि किसी बड़ी डायनेस्टी, ताकतवर डायनेस्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लो, वो ताकतवर डायनेस्टी हमको बचाएगी, कम से कम ये रोज की लड़ाई मारा काटी तो बंद होगी। ठीक है। खासकर धर्मपाला ने 790 से लेके 800 एडी तक में काफी जमीन जीती। ठीक है। उस समय पे एक प्रतिहारा रूलर बहुत तेजी से उठ रहा था, जिसका नाम था नागभट्ट। इनके बारे में हम लोग गुर्जर प्रतिहारा में बात करेंगे। ठीक है भाई। आप देखोगे कि बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना। पाला और प्रतिहारा इस बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाके के लिए बहुत लंबे समय तक लड़े हैं। हालांकि अगर आप देखो तो बिहार और ज्यादातर जो बंगाल का इलाका है वो प्रोमिनेंटली पालास के हाथ में ही रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो इलाका है ना, ये मोस्टली पालास के हाथ में रहा है। यहाँ पे ज्यादा गुर्जर प्रतिहारास एंट्री नहीं मार पाए। नॉर्थ में भले ही गुर्जर प्रतिहारा पाला के इलाकों में एंट्री नहीं मार पाए, यानी ये ज्यादा ईस्ट नहीं आ पाए, तो ये जो पालास थे ना, ये ज्यादा वेस्ट नहीं जा पाए, ये गुर्जर प्रतिहारास के इलाके में ज्यादा नहीं घुस पाए। तो इसके चलते ये जो पाला रूलर्स थे ये इधर उधर हाथ पांव मारने लगे। तो इसके बाद जो सन आएगा ना धर्मपाल का सन, जिसका नाम था देवपाल, ये भी 810 एडी से लेके 850 एडी तक राज करेगा, 40 सालों तक राज करेगा। इसको समझ में आया कि क्या करें। इसने बोला आसाम में घुसो। ठीक है। और आसाम में ये जो प्रज्ञ ज्योतिषपुर नाम की जगह है, जिसको आप आज की डेट में आसाम बोलते हो, और कुछ इलाका उड़ीसा का, इसके ऊपर कब्जा बोल दिया, ढाबा बोल दिया किसने? धर्मपाल के बेटे देवपाल ने।
और देवपाल ने इन इलाकों को कहीं ना कहीं कब्जा लिया। आज की डेट में जो प्रेजेंट डे नेपाल है, कहा जाता है कि इस नेपाल का भी थोड़ा बहुत इलाका एक समय पे देवपाल के अंदर आ गया था। तो आप कह सकते हो कि फॉर अप्रोक्सीमेटली अबाउट 100 years, लगभग 100 सालों के लिए आप ये कह सकते हो, फ्रॉम द मिडिल ऑफ 8th century फ्रॉम टू द मिडिल ऑफ 9th century, मतलब कि 750 एडी के लगभग से 850 एडी तक ये जो पाला रूलर्स थे ये पूरे के पूरे ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट कर रहे थे। अगर आप पाला रूलर्स की बात करो तो सबसे पहला रूलर गोपाल वन 750 से 770 एडी, फिर धर्मपाल 770 से 810 एडी, देवपाल 810 से 850 एडी। उसके बाद के रूलर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सबके नाम दे रखे हैं। विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल टू, विग्रहपाल टू, महिपाल वन, नयापाल, फिर विग्रहपाल 3, महिपाल 2, शुरापाल, रामपाल, कुमारपाल, गोपाल 3, मदनपाल, गोविंदपाल, पलापाल। ठीक है, आप कह सकते हो कि 1159 एडी तक ये पाला रूलर्स एग्जिस्टेंस थे, बट उतने लंबे समय तक उनकी ताकत देखी नहीं चल पाई, ताकत कम ही समय तक रही है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो था रामपाल। इसका रेन था 1077 से लेके 1120 एडी। He did much to strengthen the dynasty in Bengal and expanded its power in Assam and Orissa. He is the hero of the Sanskrit historical poem रामचरिता ऑफ संध्याकारा। तो रामचरिता ऑफ संध्याकारा के पोएम का हीरो कौन है? तो रामपाल है। ये आखिरी इंपॉर्टेंट पाला किंग थे। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, ये जो डायनेस्टी थी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जो सेनास बढ़ रहे थे उनको टैकल नहीं कर पाए आगे आने वाले पाला किंग। हालांकि पाला किंग साउदर्न बिहार में अगले 40 साल तक राज करते रहेंगे, ठीक है ना। और बाद में जो मेन कैपिटल होगी ना पालास की ईस्टर्न बिहार में, वो होगी बुद्धगिरी नाम की, जो आज की डेट में मुंगेर जिला है बिहार का। ये जो पालास थे दे वर सपोर्टर्स ऑफ बुद्धिज्म। इनके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अब आप देखो, पालास जब बिल्कुल अपनी ताकत के हाइट पे थे, इनकी ताकत के बारे में बहुत सारे ट्रेवलर्स ने लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अरब मर्चेंट था सुलेमान नाम का। ये अरब मर्चेंट सुलेमान इंडिया में मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में आया और इसने पालास के बारे में एक अकाउंट लिखा। इसने बोला कि जो पाला किंग है, जिसको उसने रूहमा बताया है, तो सुलेमान नाम के अरब मर्चेंट ने एक पाला किंग का नाम रूहमा बताया, RUHMA, जिसको आप धर्म भी बोल सकते हो। ये एक्चुअली में धर्म की बात किसकी कर रहा? धर्मपाल की बात कर रहा। तो इसने बताया कि जो धर्मपाल नाम का रूलर है, ये लगातार राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास के साथ लड़ाई होती रहती है इनकी। बट सुलेमान ने बताया कि जो पाला सोल्जर्स हैं वो प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास से बहुत ज्यादा हैं। फिर ये बोला कि जो पाला किंग है ये हमेशा 50,000 हाथियों के साथ चलता है। इसकी आर्मी में 10 से 15,000 लोग तो केवल कपड़े ही धोते हैं। अभी 50,000 हाथी के साथ राजा का चलना और 10 से 15,000 लोग केवल कपड़े धोना, ये जो नंबर्स बताए जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा एग्जेगरेटेड नंबर्स हैं। बट कहीं ना कहीं इस एग्जेगरेशन से मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने से एक बात तो क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं जो पाला आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी थी। देयर वाज अ लार्ज मिलिट्री फोर्स एट देयर डिस्पोजल। ये बात तो पक्का था। ये अलग बात है कि जो लार्ज मिलिट्री फोर्स थी ये इनकी स्टैंडिंग आर्मी थी या फ्यूडल लॉर्ड्स थे। कहने मतलब होता है ना, मिलिट्री फोर्स दो प्रकार की होती है। एक तो सोल्जर्स को आपने सीधे सीधे हायर कर रखा है और आप उनको तनख्वाह दे रहे हो। दूसरा फ्यूडल एलिमेंट्स होते हैं कि आपने फ्यूडल लोगों के बीच में जमीनें बांट रखी हैं। उन जमीनों के टैक्स से वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, मिलिट्री लॉर्ड्स हैं, वो अपने सोल्जर्स की और घोड़ों की देखरेख करते हैं। आप उनको सीधे सैलरी नहीं देते, आपने उनको जमीनें दे रखी हैं और वो जमीनों से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि पालास के जो सोल्जर्स थे उनको डायरेक्ट किंग की तरफ से सैलरी आती थी या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स इन्वॉल्व थे कि भाई किंग ने जमीन दे दी थी और जमीन के टैक्स से वो अपना काम चलाते थे। इस बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन पालास के बारे में इंफॉर्मेशन तिब्बतन क्रॉनिकल्स से हमको काफी मिलती है। तिब्बत के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएशन रहा है आपका पालास का। 7वीं शताब्दी की बात है। अगर आप बात करो पाला रूलर्स की, तो बुद्धिस्ट लर्निंग और रिलीजन को मानते थे पालास। नालंदा यूनिवर्सिटी नाम की जो यूनिवर्सिटी है, इसको कहीं ना कहीं पालास ने रिवाइव किया। इनफैक्ट धर्मपाल ने रिवाइव किया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ये जो
आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसको किस रूलर ने स्टैब्लिश किया? तो मैं आपको बता दूं, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ड बाय कुमार गुप्त वन। कुमार गुप्त वन ने 5वीं शताब्दी में नालंदा नाम की इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था, याद रखिए। तो 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। लेकिन इस नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किसने किया? धर्मपाल ने रिवाइव किया। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो खर्चा था, उस खर्चे के लिए 200 विलेजेस से, 200 गांवों से आने वाले टैक्सेस को रिजर्व किया कि हाँ भाई, इन पैसों से नालंदा यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस को मीट किया जाएगा। धर्मपाल ने एक और चीज की, एक यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने सेटअप की जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को धर्मपाल ने बनवाया। ये दो सवाल बहुत आते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने सेटअप की? तो याद रखिएगा कुमार गुप्त ने। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने सेटअप की? तो याद रखिएगा धर्मपाल ने। नालंदा के बाद जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी निकल के आती है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ही है। ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, आप कह सकते हो एक हिल पे है, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन मगध। अच्छी खासी सराउंडिंग से। फिर पालास ने और धर्मपाल ने बहुत सारे विहार भी बनवाए हैं जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क रह के अपनी पूजा वगैरह करते थे, धर्म के काम करते थे। फिर इन पालास के तिब्बत के साथ भी कल्चरल रिलेशंस थे। कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं जिनका नाम है संतराशिता और दीपंकरा, इनको अतिसा भी बोलते हैं। इनको तिब्बत इनवाइट किया गया। तो ये जो स्कॉलर्स थे जो कि पाला एम्पायर के अंदर थे, ये तिब्बत गए और तिब्बत में जाके उन्होंने अपने प्रकार का एक बुद्धिज्म की स्थापना की। आप देखोगे कि कुछ तिब्बत बुद्धिस्ट भी नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने में आए। पालास बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, बट ऐसा नहीं कि दे वर क्रूड सपोर्टर्स ऑफ बुद्धिज्म और किसी और धर्म को सपोर्ट करना ही नहीं है। पालास ने बुद्धिज्म धर्म के साथ साथ शैविज्म और वैष्णविज्म को भी इतना ही सपोर्ट दिया। पालास ने ब्राह्मण्स को भी पैसा दिया। कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्राह्मण्स जाके बंगाल में सेटल हुए, उनको भी सपोर्ट मिला किसकी तरफ से? पालास की तरफ से। ब्राह्मण सेटलर्स के बड़े बड़े सेटलमेंट्स बन गए बंगाल के इलाके में। फिर ये सेटलर्स वहां पे रह के कल्टीवेशन वगैरह भी करने लगे, पैस्टोरलिस्ट में कन्वर्ट हो गए। बहुत सारे फूड ग्रेजर्स भी बंगाल में डेवलप हुए। मतलब बंगाल को ओवरऑल इवॉल्व करने में पालास ने एक मेजर रोल किया है। मर्चेंट कम्युनिटी हो, चाहे एग्रीकल्चर कम्युनिटी हो, चाहे रिलीजियस कम्युनिटी हो, और वो चाहे ब्राह्मण्स हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे शैविस्ट हो, सबको सपोर्ट दिया है पालास ने। और इसीलिए देखो कि पालास के अंदर जो बंगाल की प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत बड़ी। ट्रेडर्स को सपोर्ट देने के चलते कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट जो बनी रहे थे साउथ ईस्ट एशिया तिब्बत के साथ, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी बने साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो बर्मा, मलया, जावा, सुमात्रा जैसी जगहों से ट्रेड भी हो रहा था, कल्चरल रिलेशंस भी सेटअप हो रहे थे पाला एम्पायर के। साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड काफी प्रॉफिटेबल था, जिससे पाला एम्पायर ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। गोल्ड और सिल्वर आया इन कंट्रीज से बंगाल में, और बंगाल से ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती थी जिसके बदले में गोल्ड आता था वहां से। जो शैलेंद्र डायनेस्टी नाम की जो डायनेस्टी थी, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में आपसे बात की, इससे पहले की सतीश चंद्र की वीडियोस देखी जाके, शैलेंद्र डायनेस्टी में बुद्धिस्ट फेथ को मानती थी और ये भी मलया, जावा, सुमात्रा और आसपास के इलाकों पर राज करती थी। तो इन्होंने अपने एम्बेसीज और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा पाला एम्पायर में। इन्होंने पाला रूलर से रिक्वेस्ट की कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी में एक मोनास्ट्री बनाने की परमिशन दीजिए और उस मोनास्ट्री के लिए 5 विलेजेस रखिए कि हाँ भाई, इस 5 विलेजेस के खर्चे से मोनास्ट्री खर्चा निकलेगा। पाला रूलर्स ने इस बात को मान लिया। तो यह बात से ये पता चलता है कि जो शैलेंद्र डायनेस्टी थी आपकी साउथ ईस्ट एशिया की, और ये जो पाला डायनेस्टी थी हमारे बिहार बंगाल की, इनके बीच में रिश्ते काफी अच्छे थे। तो ये पालास के बारे में बेसिक जानकारी है। अगले वीडियो में हम लोग प्रतिहारास के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। कुछ छोटी इंफॉर्मेशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पालास के बारे में भी देख लेते हैं। पालास के बहुत से अचीवमेंट्स हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे आर्किटेक्चर की फील्ड में, स्कल्पचर की फील्ड में, टेराकोटा की फील्ड में, पेंटिंग की फील्ड में, वॉल पेंटिंग की फील्ड में। यहाँ पे पालास के अच्छे खासे आप कह सकते हो अचीवमेंट्स हैं। चाहे कहलगांव का रॉक कट टेम्पल देख लो, चाहे आप अर्थ मंडप देख लो, विष्णुपाल टेम्पल एट गया, सूरजगढ़ा का, चाहे इंदीपाई, जयमालगढ़, यहाँ पे बहुत सारे पाला आर्ट के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कहलगांव में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट एक रॉक केव टेम्पल है 9th सेंचुरी का, ये भी पालास ने बनवाया है। एक ब्रिक बिल्ट मीडिवल शिवा टेम्पल है कोच में, गया में, ये भी आर्किटेक्चरली काफी डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। इसका कर्वीलीनियर शिखर है, कॉर्बल लेंसड विंडो है, ये भी पालास के समय पे बना है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में भी पालास ने काफी कुछ किया।